हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निवी, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी, चाहे वह भारतीय कला की हो या हो पाश्चात्य कला की या फिर मूर्ति कला की। तो जैसा कि आप लोग हमारे अगर वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपने अब तक देखा कि हमने राजा रवि वर्मा तक, प्रागैतिहासिक काल से लेके राजा रवि वर्मा तक की सारी वीडियो आपको उपलब्ध करा दी। उसके आगे जो टाइम पीरियड आता है वो पुनरुत्थान काल या पुनर्जागरण काल या बंगाल शैली के नाम से जाना गया। आज की वीडियो में हम उसे ही जानने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, पिछली वीडियोस देख सकते हैं, जिनमें आपको पूरा चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस उपलब्ध है। तो चलिए, आज की क्लास जो पुनरुत्थान काल की होने वाली है या बंगाल शैली की होने वाली है या बंगाल स्कूल से रिलेटेड होने वाली है, तो इसमें हम आपको बताएंगे बंगाल शैली के उद्भव के कारण, बंगाल शैली की विशेषताएं, बंगाल शैली से क्यों जन्म के बाद भारतीय कला पर या भारत की कला पर क्या प्रभाव पड़ा। चलिए, सबसे पहले जैसे ही बात आती है पुनरुत्थान काल या पुनर्जागरण काल। जब आप पुनरुत्थान काल समझते हो, पुनर् मतलब दोबारा, किसी चीज का दोबारा उद्भव होना या मतलब दोबारा विकास होना। हमारी भारतीय कला परंपरा, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हुए चलेंगे। भारतीय कला परंपरा जो कि अजंता में एक अपूर्ण निधि की तरह है, एक बहुत ही अप्रतिम कलाकृतियां जहाँ मिलती हैं। उसके बाद जोगी महाराज की भित्ति चित्रों से यहाँ की कला आरंभ होती है। चित्रकला अगर हम सही ढंग से कहें, वैसे तो प्रागैतिहासिक काल से ही शुरू हो जाती है। अब अजंता में अपने काफी अच्छे उद्भव पर रहती है, क्योंकि गुप्त काल भारतीय कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे चलती हुई अपभ्रंश शैली तक आते आते इसका थोड़ा सा डाउन पोर्शन हमको देखने को मिलता है, या हम कहें थोड़ा सा पतन देखने को मिलता है। फिर आपके मध्यकाल के बाद फिर सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल आता है, जिसमें कला अपने चरम पर आती है, अपने पीक पर आती है लघु चित्रण शैलियों को लेकर। अब उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मुगल शैली, पहाड़ी शैली, इनका भी धीरे धीरे पतन होता है और बंगाल शैली जन्म लेती है, क्योंकि सॉरी, कंपनी शैली जन्म लेती है। क्योंकि वहां पर क्या था, कंपनी शैली में अब आपके यहाँ विदेशी चित्रकार आने लगे थे। टिल्ली के टिल से शुरू होते हैं चित्रकार विदेशी आना, और इन्होंने अपनी कला परंपरा को भारतीय कलाकृतियों में थोप दिया, या हम कहें भारतीय कलाकारों के ऊपर इन्होंने लागू करवा दिया। अब जो अंग्रेज थे, उन्होंने कहा कि यहाँ की कला जो है बिल्कुल अच्छी नहीं है, निर्जीव है, अच्छी चित्रण लायक नहीं है। उन्होंने अपनी यथार्थवादिता, अपनी जो चित्रण तकनीकियां थी, वो भारतीय चित्रकारों पर लागू करने का प्रयास किया। कुछ एक कला विद्यालय भी खुले, जैसे मद्रास कला विद्यालय, लखनऊ कला विद्यालय, ऐसे कई कला विद्यालय खुले। एक दो मैंने उदाहरण के लिए बताया, लाहौर कला विद्यालय। अब उनमें भी शिक्षा दी जा रही थी, तो वो अंग्रेजों की तकनीकी से दी जा रही थी, न कि भारतीय तकनीकी के, भारत की जो हमारी एक चश्म शैली थी, इन किसी पर शिक्षा नहीं दी जा रही थी। अब कारण क्या हुआ कि उसी समय ईवी हैवेल आए और उन्होंने कहा, देखा हमारी कला को, देखा कि भारतीय कला तो बहुत श्रेष्ठ है, बस इसको जानने और समझने की आवश्यकता है। उसी टाइम पीरियड को जब ईवी हैवेल से लेके अवनींद्र नाथ और उनके बहुत सारे शिष्यों ने भारत के स्थान स्थान पर जो हमारे विद्यालय खुले हुए थे, उनमें जाकर भारतीय कला का प्रचार प्रसार किया। उस टाइम पीरियड को क्या कहा गया, बंगाल शैली या पुनरुत्थान काल या बंगाल स्कूल कहा गया। तो अब हम इससे जुड़ी हुई सारी चीजें देखते हैं। पुनरुत्थान काल या पुनर्जागरण काल, जिसका समय क्या रहा, 1895 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। 1895 से 1920 ईस्वी तक क्या रहा, पुनरुत्थान काल या पुनर्जागरण काल रहता है। इसको अन्य किन नामों से जानते हैं, तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखना। देखिए, जब अन्य नामों की बात आएगी ना, तो ये आपको पुनर्जागरण काल, पुनरुत्थान काल, बंगाल शैली, ठाकुर शैली, वाश शैली, बंगाल शैली, ये बंगाल स्कूल, ये सारे नाम आपको पेपर में मिलेंगे। तो ये सारे नाम किसके हैं, बंगाल शैली के या पुनरुत्थान काल के। ठीक है, भारत का, आधुनिक भारत का ये पुनर्जागरण काल है या पुनरुत्थान काल है। ठीक, वो सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल था जिसमें मुगल, दक्षिणी, राजस्थानी और पहाड़ी शैली का जन्म हुआ था। ये पुनरुत्थान काल या पुनर्जागरण काल या बंगाल शैली या ठाकुर शैली। ठाकुर शैली क्यों कहते हैं, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार को ठाकुर परिवार भी कहते थे, और अवनींद्रनाथ, छितेंद्रनाथ, ये सब जो है इधर टैगोर परिवार के थे। वाश शैली और बंगाली स्कूल, तो ये सब नामों से इसे जानते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। अब हम इनमें जानेंगे बंगाल शैली। पुनरुत्थान काल में, पुनरुत्थान काल के टाइम पीरियड में एक जो शैली प्रचलित हुई वो बंगाल शैली थी या बंगाल स्कूल था। ठीक है, क्या था, बंगाल शैली या बंगाल स्कूल।
इसका चरम काल क्या रहा? 1905 से 1920 ईस्वी तक इसका चरम काल रहता है। इसका भी कारण है क्योंकि इधर अवनींद्रनाथ टैगोर कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य बनते हैं और यहीं से 1902 में वह शैली शुरू सीखते हैं और 5 से ये चित्रण शुरू करवाते हैं। ठीक है, इधर ही 5 की तरफ अवनींद्रनाथ टैगोर प्राचार्य बनते हैं। वाष्प शैली का चित्रण माध्यम क्या रहा? बंगाल शैली का चित्रण माध्यम क्या रहा? तो वाष्प तकनीकी रही। आप लोगों को पता होगा जापानी चित्रकारों से इन्होंने वाष्प तकनीकी सीखी थी। देखिए आज की वीडियो में आपको ईवी हैवल तक मैं बताऊंगी। आज की वीडियो की पीडीएफ भी आपको आपके चैनल हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, और आगे का पूरा एक एक चित्रकार बंगाल शैली से जुड़ा हुआ, बंगाल शैली से विरत चित्रकार, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, चित्रण विषय क्या रहा? तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे हो गया है, भारतीय मुगल राजपूत अजंता। क्या रहा? भारतीय मुगल शैली, राजपूत शैली और अजंता शैली को स्थान दिया गया। ठीक है, अब भारतीय चित्रण विषय एक आ जाए, क्या रहा? तो भारतीय था, जिसमें मुगल था, याद रखना, मुगल, मुगल कला, राजपूत शैली या राजस्थानी कला। ठीक है, और अजंता के चित्रों को आधार बनाया, क्योंकि इसी समय आप देखेंगे ना, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार और के वेंकटप्पा, बहुत सारे चित्रकारों ने मिलकर अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई थी। अब आपको ये बताना है कि इन सारे चित्रकारों ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां किसके निर्देशन में या किसके संरक्षण में बनाई थी? आज का क्वेश्चन ये है आपके लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको आधार समझा दिया था, फिर भी अब आपको यहाँ पर एक कुछ पॉइंट दिख रहे हैं जिनका कारण बंगाल शैली का उद्भव होता है। हुआ ये कि 19वीं शताब्दी के अंत में भारतीय चित्रकला अपने अस्तित्व को छोड़ने की कगार पर थी। जैसा मैंने बताया कि अंग्रेजों ने अपनी पूरी चित्रण तकनीकियां इधर लाके रख दी और हम भारतीय कला को बिल्कुल सिरे से नकार दिया था। तब क्या हुआ? 1884 ईस्वी में ईवी हैवल कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य बने थे। कब? कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य 1884 में, सॉरी, कलकत्ता कला विद्यालय के नहीं बनते हैं, ईवी हैवल एक कला विद्यालय के ही प्राचार्य बनते हैं। और इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि भारतीय कला आत्मा के निकट है। कलकत्ता कला विद्यालय के 1896 में बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा, 1884 में नहीं बनते। ठीक है, तो अब इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भारतीय कला जो है आत्मा के अधिक निकट है। माना कि उसमें इनकी तरह यथार्थता नहीं है, उनकी उसमें जो है कलात्मकता है, लेकिन वो आत्मा के अधिक निकट है। ये किसने माना? तो आपके ईवी हैवल ने माना। जबकि यूरोपीय कला भौतिकतावादी है, वो भौतिकतावादी है, जिसमें हमको वही बात है कि यथार्थ दिखता है, भौतिक दिखता है, लेकिन हमारी आत्मा से कनेक्ट नहीं कर पाती। अतः भारतीयों को अजंता, राजपूत व मुगल शैली का आधार मानकर चित्रण करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि जी हाँ, जो भारतीय है इनको जो है राजपूत मुगल शैलियों को मानकर चित्रण करना चाहिए, और इनके इस काम में पर्सी ब्राउन, आनंद कुमार स्वामी ने सहयोग किया। उन्होंने भी इनकी बात का सपोर्ट किया कि हाँ भाई, भारतीय कला जो है वो आत्मा के अधिक निकट है, इस पे चित्रकारों को कार्य करना चाहिए, क्योंकि इस समय चित्रकारों ने लगभग भारतीय चित्रकला पर, भारतीय चित्रकला की तकनीकों पर काम करना बंद कर दिया था। ठीक है, अब राजा रवि वर्मा कर भी रहे थे, तो उनके विषय भारतीय थे लेकिन तकनीकियां उनकी यूरोपीय थी। ठीक है, अब 1896 ईस्वी में क्या हुआ कि ईवी हैवल कलकत्ता कला विद्यालय, कल कला लिखा है यहाँ पर, कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता कला विद्यालय के ये प्राचार्य बनते हैं। तब इनको अवनींद्रनाथ टैगोर का सहयोग मिला। अब ये कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य बने, उसी समय अवनींद्रनाथ टैगोर भी यहाँ आते हैं और वहीं पर इन्हें ये मिलते हैं और इनका सहयोग मिलता है, जिससे भारतीय कला को एक नई दिशा, जो कि हमारी बंगाल शैली के रूप में सामने आती है, प्राप्त होती है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि पुनरुत्थान काल या पुनर्जागरण काल, पुनरुत्थान काल या पुनर्जागरण काल का जन्म जो है अवनींद्रनाथ टैगोर के साहसी क्रांतिकारी विचारों से और ईवी हैवल के भारतीय कला के प्रति उदार व्यवहार के कारण हुआ। अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक नई कला को दिया। हालांकि अवनींद्रनाथ टैगोर शुरुआत में जो है रवि वर्मा से प्रेरित थे, लेकिन जब ये ईवी हैवल से मिलते हैं तो इन्हें समझ में आता है कि हमारी कला बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी के बाद इन्होंने अपनी एक नई शैली, अपनी नई विचारधारा को जन्म दिया। भारतीय कला में पुनर्जागरण काल जो था ईवी हैवल के प्रयत्नों से प्रारंभ हुआ, इसीलिए इन्हें पुनर्जागरण आंदोलन का पिता या पितामह कहते हैं। क्या कहते हैं? पितामह।
ठीक है, पितामह कहते हैं इन्हें, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ईवी हैवेल ने भाई इनको प्रेरित किया था। तो पुनर्जागरण काल का या हम कहें बंगाल शैली का प्रेरणा स्रोत कौन था? तो प्रेरणा स्रोत आपके अवनींद्रनाथ टैगोर आएंगे, ठीक है। पुनर्जागरण काल के पिता कहे जाएंगे आपके ईवी हैवेल, ठीक है। पितामह कौन कहे जाएंगे? ईवी हैवेल, मैंने अवनींद्रनाथ कह दिया, मुझे माफ करना। तो ईवी हैवेल कहे जाएंगे। अगर बंगाल शैली के पिता आते हैं तो वो आपके रविंद्र अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर जो आते हैं कि पुनर्जागरण काल के या पुनरुत्थान काल के प्रेरणा स्रोत कौन थे, तो ईवी हैवेल या अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल कहे जाएंगे। अगला पॉइंट, 1905 ईस्वी में अवनींद्रनाथ टैगोर कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य बने और अपने शिष्यों के माध्यम से पूरे देश में बंगाल शैली का प्रचार किया और यहीं से बंगाल शैली का जन्म होता है। इनके शिष्यों में नंदलाल बसु, असित कुमार हलदार, चैतन्यनाथ मजूमदार, के वेंकटप्पा, अब्दुल रहमान चुगताई, शादा चरण उकील, है ना, और शैलेंद्रनाथ डे, ये बहुत सारे जो चित्रकार थे, चैतन्यनाथ मजूमदार, असित कुमार हलदार, ये सब चित्रकार अलग अलग स्थानों पर प्राचार्य बनते हैं जाके। देवी प्रसाद राय चौधरी भी इन्हीं के शिष्य थे अवनींद्रनाथ के। तो ये अलग अलग स्थानों पर चित्रकार जो है प्रिंसिपल बनते हैं और कलाध्यापक बनते हैं और वहां पर अपने शिष्यों को ये सिखाते हैं और बंगाल शैली का एक तरीके से पूरे देश में प्रचार प्रसार हो जाता है। अगला, बंगाल शैली की विशेषताओं की जब हम बात करेंगे, बंगाल शैली की मुख्य विशेषता क्या थी? वाष्प पद्धति थी। 1902 में इन्होंने शुरू की थी या 1902 में शुरू हुई थी, इन्होंने सीखी थी याकोहामा ताइक्वान और हिसिंदा सुनोरो से अवनींद्रनाथ सीखते हैं और फिर इसे ये प्रचलित करते हैं, ठीक है, या इसको यहाँ पर आरंभ करते हैं। वाष्प पद्धति किसने सीखी थी? अवनींद्रनाथ ने, इसीलिए इसे वाष्प शैली के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल शैली का जन्म किन शैलियों के मिश्रण से हुआ है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि किन शैलियों के को मिलाकर हुआ है, तो याद रखना जापान की वाष्प पद्धति, यूरोपीय रेखांकन और चीनी आलेखन का एक अच्छा मिला जुला मिश्रण क्या था? बंगाल शैली थी, ठीक है। वाष्प पद्धति जापानी थी, रेखांकन यूरोपीय था और चीनी आलेखन थे। आलेखन चीन के जो है काफी सुंदर बने हैं, तो उनका समायोजन करके इस चित्रण शैली का आरंभ होता है। किसका? बंगाल शैली का। बंगाल शैली के प्रेरणा स्रोत कौन थे? क्वेश्चन आ जाए आपसे, बंगाल शैली का प्रेरणा स्रोत क्या था? ठीक है, वो तो आपका हो गया था एक व्यक्ति। अब यहाँ पूछ ले तो अजंता, राजपूत और मुगल शैली जो थी, ये बंगाल शैली की प्रेरणा स्रोत में आती है, ठीक है। क्योंकि मेनली अजंता, राजपूत और मुगल, इन्हीं तकनीकों को चित्रित किया गया। अवनींद्रनाथ की जब चित्र देखोगे तो पूरे मुगल शैली से प्रभावित है ना। राजपूत शैली से हमारे अब्दुल रहमान की देखो, नंदलाल बोस के देखो, इनके अजंता तो इन्होंने कितनी प्रतिलिपियां ही बनाई थी चित्रकारों ने। बंगाल शैली का चित्रण विषय क्या रहा? तो याद रखना, गौरवमयी गाथाओं का इन्होंने चित्रण किया, धार्मिक कथाओं का चित्रण किया, ऐतिहासिक व साहित्यिक ग्रंथों का और साहित्यिक प्रसंगों का। यहाँ लिखा है साहित्यिक प्रसंग। अब साहित्यिक प्रसंगों का चित्रण हुआ, ये सारा देखेंगे आप ना, राजस्थानी शैली में, मुगल शैली में यही तो चित्रित हो रहा था, ग्रंथों का चित्रण हो रहा था, साहित्यिक प्रसंगों का चित्रण हो रहा था, वही दोबारा से अब चित्रित होने लगा। कहा? बंगाल शैली में। लेकिन ये हुआ कि कुछ चीजें बदल गई थी, जैसे वाष्प पद्धति में चित्रण करने लगे थे, यूरोपीय रेखांकन को चुनने लगे थे और आलेखन चीनी का ले लिया था। वैसे भारत की अपनी मूल प्रवृत्ति अजंता में दिखाई देती, वहां कहीं का प्रभाव नहीं दिखाई देता, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा था, लेकिन विषय हमारे फिर भारतीय थे और मोस्टली चीजें भी या तकनीकियां भी भारतीय चुनी जाने लगी थी। अगला पॉइंट आता है, बंगाल शैली की मूल भावना क्या थी? तो शास्त्रीय व परंपरागत कला से प्रेरित थी। हमारी अजंता की कला को शास्त्रीय कला कहा जाता है, उसी से प्रेरित थी, ठीक है। परंपरागत कला मतलब जो हमारी परंपरागत चित्रण शैली चली आ रही थी, पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली, ये और मुगल शैली, उनकी परंपरागत चित्रण शैली से ये प्रेरित कला थी, ठीक है। और नवीनता का समावेश था, प्रेरित इनसे थी, लेकिन समावेश जब आप वाद शैली देखो तो नवीनता का समावेश हो जाता है, क्योंकि उधर के चित्र जो है टेम्परा माध्यम में एक तरीके से देखेंगे बने। अब यहाँ क्या नवीनता का समावेश हो गया, मतलब उन्हीं विषयों को, उन्हीं चित्रों को एक नए तरीके से चित्रित करने का प्रयास हमारे बंगाल शैली के चित्रकारों ने किया। अगला क्वेश्चन है, अब ये आपके यहाँ पर वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं। क्वेश्चन क्या मतलब? पॉइंट्स बना दिए हैं, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बंगाल शैली के।
कहते हैं पुनरुत्थान आंदोलन का पिता या मार्गदर्शक कौन था? तो ईवी हैवेल थे। मार्गदर्शक याद रखना पुनरुत्थान काल के। बंगाल शैली किया जाए तो अवनींद्रनाथ को लगाना, बेखटक लगाना। ठीक है। भारतीय छात्रों से पश्चिम कला का त्याग करने को किसने कहा था? तो ईवी हैवेल, जिनका पूरा नाम क्या है? अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल। पुनरुत्थान काल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पाश्चात्य कला को नकार कर भारतीय शैली को पुनर्स्थापित करना। मतलब पाश्चात्य कला का विरोध कर अपनी निजी भारतीय कला को दोबारा से स्थापित करना किसका उद्देश्य था? पुनरुत्थान काल के आंदोलन का। अगला आता है बंगाल स्कूल का नारा क्या था? तो इसका नारा था परंपरागत भारतीयता की ओर वापस चलो, पुनः चलो। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। किसका नारा था? परंपरागत भारतीयता की ओर पुनः चलो। ये आपकी बंगाल शैली का नारा था। पुनरुत्थान शैली का जन्म कब हुआ? जन्म किस कारण से हुआ? तो बौद्धिक विचार एवं स्वदेश प्रेम का प्रतिफल है। ये किसने कहा? तो ओसी गांगुली ने कहा है कि पुनरुत्थान काल शैली का जन्म या पुनरुत्थान शैली का जन्म बौद्धिक विचार एवं स्वदेशी प्रेम का प्रतिफल है। ये किसने कहा? तो ओसी गांगुली ने कहा है। वास पेंटिंग की रंग योजना कैसी होती थी? तो धूमिल होती थी। याद रखना, वास पेंटिंग की रंग योजना धूमिल होती थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तो ये जो आपको मैंने यहाँ तक के पॉइंट बताए, ये बंगाल शैली से पॉइंट्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लिए, आपकी परीक्षाओं के लिए। तो इनको ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ईवी हैवेल को देखेंगे और इसके बाद के चित्रकारों को अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो अब हम देखेंगे ईवी हैवेल मतलब अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल। अब हम ईवी हैवेल को देखेंगे। 1861 से 1934 ईस्वी में इनका समय रहा। 1861 में इनका जन्म हुआ, 1934 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये याद रखना। इनका जन्म 16 सितंबर 1861, मैंने 64 बोला है, मुझे माफ करना। यहाँ पर एक डेट घूम रही थी मेरे दिमाग में। जन्म 16 सितंबर 1861 ईस्वी में इंग्लैंड में इनका जन्म होता है और मृत्यु इनकी 31 दिसंबर 1934 ईस्वी को लंदन में होती है। जन्म 16 दिसंबर 1861 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ और मृत्यु 31 दिसंबर 1934 ईस्वी को लंदन में हुई थी। ठीक है। पूरा नाम इनका क्या था? अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल था। ये कला समीक्षक थे, कार्टूनिस्ट भी थे। ठीक है। कार्टूनिस्ट क्या मतलब? इन्होंने भारत के बहुत सारे ऐसे विषयों को चुनकर कार्टून बनाए जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि किंवदंतियां मानी जाती हैं, भ्रांतियां मानी जाती हैं, रूढ़ियां मानी जाती हैं, उन पर इन्होंने करारे व्यंग करते हुए कार्टून बनाए। कार्टून को वैसे ही व्यंग चित्र कहते हैं। इनका एक प्रमुख चित्र है, वो है संसार। याद रखना। अब ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इनसे रिलेटेड, क्योंकि ये कला समीक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ये इन्होंने जो पुस्तकें लिखी, आधुनिक कला के आदर्श, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बनारस एक पावन नगरी या पवित्र नगर, बनारस इनकी पुस्तक है, याद रखना। भारतीय कला में हिमालय, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द बंगाल पट आपके ईवी हैवेल की पुस्तक है, याद रखना। ताज और उसके डिजाइनर ईवी हैवेल की पुस्तक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। इनकी अगली पुस्तक है इंडियन आर्किटेक्चर, एक है आइडियल्स, एक आर्ट ऑफ हेरिटेज ऑफ इंडिया, हैंडबुक ऑफ इंडिया। ये इनकी अलग है, हैंडबुक ऑफ इंडिया, ये डेड बुक नहीं है। ठीक है। यहाँ है हैंडबुक। ठीक है। हैंडबुक ऑफ इंडिया, ये किताबें ईवी हैवेल की हैं। याद रखिएगा, आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। कुछ पॉइंट इनके हैं, ये अपने चित्रों में कार्टूनों के द्वारा समाज में व्याप्त बुराइयों पर आघात करते थे। किस पर? समाज में। ठीक है। समाज में व्याप्त बुराइयों पर आघात करते थे, मतलब वहां की बुराइयों को अपने कार्टून्स के द्वारा ये प्रदर्शित करते थे। कार्टून को ही व्यंग चित्र कहा जाता है, एक तरीके से व्यंग करके ये प्रदर्शित करते थे कि जो आपने बहुत सारी कुरीतियां, बहुत सारी बुराइयां इन्होंने अपने चित्रों में प्रदर्शित की हैं। ईवी हैवेल ने कलकत्ता कला विद्यालय में एडवांस डिजाइन क्लास की स्थापना की थी। अब यहाँ पर पॉइंट आ सकता है, एडवांस डिजाइन क्लास की स्थापना किसने की थी? तो अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल ने की थी। और कहाँ की थी? तो कलकत्ता कला विद्यालय में की थी। इसके अलावा हम अगर ईवी हैवेल के विषय में बात करेंगे तो सबसे बड़ी बात यही है कि पुनरुत्थान काल के या पुनर्जागरण शैली के प्रेरणा स्रोत थे। इन्होंने जिस विद्यालय में शिक्षण के लिए
एज़ अ प्राचार्य, एज़ अ प्रधानाचार्य कॉलेज जॉइन किया और वहाँ पर इन्होंने क्या किया था, वहाँ के सारे चित्र निकलवा के, जो पाश्चात्य कला के थे, बंगाल से पुनः भारतीय चित्रों को मंगाकर सॉरी से नेपाल से पुनः भारतीय चित्रों को मंगाकर इन्होंने यहाँ पर लगाया था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगली वीडियो आपको अवनींद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड मिलेगी। उनसे जुड़े हुए जारे जितने बंगाल शैली के जितने चित्रकार हैं, सभी के विषय में मैं आपको जानकारी दूँगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।